हाँ जी, कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश भैया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का जो सेकंड चैप्टर है, यानी अम्ल, क्षारक एवं लवण उससे। इससे पहले हमने जो चैप्टर 1 था उसे पढ़ लिया था और साथ ही जो अभ्यास का इसमें ये प्रश्न सब था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया था। तो आप पीछे की अभी वीडियो नहीं देखे हो, खासकर ये अभ्यास के प्रश्न, क्योंकि आपके एग्जाम में अभ्यास के प्रश्नों में से ही प्रश्न आता है अधिकांशतः। तो आप देख लेना पिछले चैप्टर का, ठीक है। चलो इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। ये सेकेंड चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण, और इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे। ये पहली वीडियो होने वाली है और एक और वीडियो में। और देखो, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा चीज़ें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एकदम देखो, मैंने नोट्स तैयार किया है, एकदम ये बेस्ट तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, एकदम डायग्राम सहित। इन सभी नोट्स के माध्यम से ऐसे पढ़ाऊंगा ना यार कि एकदम आपके दिमाग में सारा का सारा चीज़ बैठ जाएगा। आशा करता हूँ आप ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे, लेकिन एक बार फिर आप पढ़ लो, आपका रिवीजन एक तरह से बोले तो हो जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी आपको सीखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले चैप्टर में आता है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक, लवण। तो अम्ल क्या होता है, सबसे पहले इसी चीज़ पे हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, अम्ल क्या होता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, सिंपल H+ आयन देते हैं। या ऐसे भी कह सकते हो कि ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन आयन यानी वही H+ आयन उपस्थित हो, वो क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है कि अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। खट्टे में जैसे आप अगर प्रकृति रूप में देखें तो जैसे नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो नींबू में क्या होता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ आप खट्टे की बात आ जाए, समझिए कि वहाँ कोई ना कोई अम्ल अवेलेबल है। उसके अलावा ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। देखो, ये लिटमस क्या होता है, एक सूचक होता है, ठीक है, प्राकृतिक सूचक होता है। अभी सूचक के बारे में भी आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल ये जानिए कि यह जो अम्ल होता है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो सिंपल, अम्ल की तो ऐसे डिफिनीशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन आप अम्ल के बारे में जान लो कि अम्ल वह पदार्थ होता है जिसमें H+ आयन पाया जाता है, और यह क्या होता है कि स्वाद में खट्टा होता है, और यह नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। सिंपल, अम्ल के बारे में आप लोग इतना जान लो। अब देखो, आप कहोगे कि हाँ ठीक है, अम्ल के बारे में तो आप बता दिया, क्या अब अम्लों के प्रकारों के बारे में भी आप बताओगे? तो देखो, अम्ल के प्रकारों में इतना हम लोग डीप नहीं जाएंगे। आप लोग 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा अभी आपकी बाकी है, उसमें पढ़ोगे। हालांकि अम्ल के प्रकारों में मेन तो आप 2 प्रकार पढ़ोगे, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल, तो वो आगे देखना। अभी हम यहाँ थोड़ा प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में जान लेते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। देखो, प्रबल अम्ल क्या होता है कि प्रबल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो जलीय विलयन में काफ़ी तेजी और अधिक मात्रा में H+ आयन देते हैं। मीन्स ऐसे अम्ल जो क्या होता है कि जलीय विलयन में काफ़ी तेज़ी से H+ आयन देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। तो प्रबल अम्ल वो होते हैं, प्रबल और दुर्बल की बात करें तो प्रबल अम्ल वो होते हैं जो काफ़ी तेज़ी से अपने जलीय विलयन में H+ आयन दे, ठीक है। और दुर्बल अम्ल वे अम्ल होते हैं जो काफ़ी धीमी मात्रा में H+ आयन मतलब दे। क्लियर? तो सिंपल यही है प्रबल अम्ल और जलीय अम्ल। और प्रबल अम्ल का उदाहरण आप लोग देख सकते हो, ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। और यहाँ पे दुर्बल अम्ल का सबसे अच्छा उदाहरण ये एसिटिक अम्ल होता है। देखो, यहाँ पे मैं इनके माध्यम से भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे ये डायग्राम के माध्यम से स्ट्रॉन्ग एसिड यानी प्रबल अम्ल है। तो देखो, इसमें देखो जैसे ये HCl लिया गया है, HCl का यहाँ पे डायग्राम लिया गया है। तो देखो, ये HCl पूर्ण रूप से देखो जलीय विलयन में H और Cl ये अलग अलग हो गए हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से वियोजित हो गए हैं, ठीक है। काफ़ी तेज़ी से ये पूर्ण रूप से वियोजित हो गए हैं। लेकिन यहाँ दुर्बल अम्ल में जो एसिटिक अम्ल है, देखो यहाँ पे डायग्राम में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट माफ़ करना। देखो यहाँ पे ये H+ अलग हो गया, H+, और ये यहाँ पे देखो इस गोले में मतलब ये पूर्ण रूप से अलग भी नहीं हुआ है। यह क्या होता है कि यह विलयन में काफ़ी धीमे मात्रा में, ठीक है, वियोजित होता है और पूर्ण रूप से वियोजित भी नहीं होता है। सिंपल यही है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। ज़्यादा और डीप में यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, फिर एक आता है, थोड़ा आपको बार बार देखने को मिलेगा, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। तो ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये सांद्र अम्ल और तनु अम्ल क्या होते हैं। देखो, सांद्र अम्ल जिन अम्लों में, ठीक है,
अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, जिसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो और जल की मात्रा कम हो। जैसे कोई अम्ल है तो उसमें अम्ल की मात्रा ज़्यादा है और जल काफ़ी कम मात्रा में। जैसे आप सब लोग जानते हो कि हर एक जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई भी अम्ल हो गया, उसमें जल की मात्रा तो रहेगी ही रहेगी। तो जल काफ़ी कम मात्रा में हो और जो अम्ल है वो अधिक मात्रा में हो तो उसे हम लोग सांद्र अम्ल बोलेंगे, ठीक है। और तनु अम्ल किससे बोलेंगे? जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और अम्ल की मात्रा कम हो, वो क्या होता है? तनु अम्ल होता है। सिंपल इतना इसके बारे में जान लो। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अम्ल तथा क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं। हाँ, ये तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया करते हैं तो ये लवण और जल बना लेते हैं और एक दूसरे के मतलब गुण को समाप्त कर देते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ जगह थी तो मैंने लिख दिया था ये, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या लिखा गया है? कोई व्यक्ति यदि अम्लीयता से पीड़ित है तो उसे ठीक करने के लिए उपाय बताइए। ओके, मान लो कोई व्यक्ति अम्लीयता से पीड़ित है, मतलब उसके शरीर में मान लो कोई भी रोग हो गया और वो रोग अम्ल के कारण हुआ है, तो उसको दूर करने के लिए आप क्या करोगे? उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई? उसको दूर करने के लिए हम लोग क्षारक देंगे। क्यों? क्षारक रिलेटेड पदार्थ देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कर एक दूसरे को मतलब जो गुण होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। तो अम्लीयता से वो पीड़ित है तो को हम अधिक मात्रा में क्षार देंगे तो उसके शरीर में जो भी अम्लीयता है, मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा है, वो क्षार से अभिक्रिया कर अम्ल को समाप्त कर देगी। इस प्रकार उसका रोग भी समाप्त हो जाएगा। तो यही कहने का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। चलो हम लोग आगे थोड़ा इधर आ जाते हैं और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा क्षारक यानी बेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि क्षारक क्या होता है। तो देखो, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में मतलब इसको हाइड्रॉक्सिल आयन OH, यहाँ पे माइनस, इस पर -1 चार्ज होता है तो OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। या वे पदार्थ जिनमें हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। और ये स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आप लोग का खूब आता है, हर साल आता है। तो ये जो क्षारक होते हैं ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं और जो अम्ल होते हैं वो नीले को लाल में बदल देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो भाई साहब, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे कुछ चीज़ें देखते हैं। 1 मिनट, ये शायद माफ़ करना, चलो सॉरी, फोकस कर ही लेता हूँ। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट यार, फोकस। चलो ओके, आगे हम लोग देखते हैं। थोड़ा हम लोग अब क्षारक के बाद, क्षारक में इतना ही हम लोग जानते हैं, इसके अलावा डीप में जाने की और कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लवण के बारे में जान लेते हैं, साल्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम लोग का चैप्टर था अम्ल, क्षारक और लवण, अम्ल, क्षारक और लवण। तो अम्ल के बारे में जान लिया, क्षारक के बारे में जान लिया, अब थोड़ा लवण के बारे में जान लेते हैं कि लवण क्या होता है। तो देखो यहाँ पे लवण में देखो, जब अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त एक और यौगिक का निर्माण करते हैं जिसे लवण कहते हैं। जैसे देखो, ये अम्ल हो गया HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, देखो यहाँ पे H+ आयन उपस्थित है और यहाँ पे OH आयन उपस्थित है, तो ये आपका अम्ल होगा और ये क्या होगा? क्षारक होगा। जहाँ H+ आयन उपस्थित हो वो अम्ल होता है और जहाँ OH आयन उपस्थित हो वो क्या होता है? क्षारक होता है। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं और जल के अलावा एक और यौगिक बनाते हैं जिसे लवण कहते हैं, जिसमें न तो आपका H+ आयन उपस्थित हो और न ही हाइड्रॉक्सिल आयन, इसको हाइड्रॉक्सिल आयन बोलते हैं। तो ना हाइड्रॉक्सिल आयन जिसमें उपस्थित हो ना H+ आयन उपस्थित हो, वो क्या होता है? वो लवण होता है। तो जैसे NaCl हो गया। अगर यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 अभिक्रिया करता है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो देखो जल बना रहा है और जल के अतिरिक्त एक यौगिक बना रहा है और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। ये क्या है? NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है? इसमें न तो H+ आयन रहेगा और न ही OH आयन रहेगा। क्लियर है? चलो भाई साहब, इतना आप समझ गए। तो ये हो गया लवण। अब हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ चीज़ें और समझते हैं। अब यहाँ पे बात आती है, 1 मिनट, थोड़ा इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग की बात आती है सूचक की। इसको थोड़ा मैं हटा ही देता हूँ। ओके, चलो रफ को किताब को मैंने हटा दिया। यहाँ पे हम लोग की बात आती है सूचक की। सूचक यानी इंडिकेटर्स। अब सूचक, अम्ल, क्षार सूचक मतलब कहीं भी सूचक मत समझ जाना। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे अम्ल, क्षारक तथा लवण, तो इसके बारे में, इसमें सूचक क्या होता है? तो इसमें सूचक वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाते हैं।
क्या होता है कि सूचक यानी इंडिकेटर्स वे पदार्थ होते हैं जो किसी विलयन में दर्शाते हैं या बता देते हैं कि उसमें अम्ल की मात्रा है या क्षारक की मात्रा है उपस्थित है। जैसे अभी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये निम्न 3 प्रकार के होते हैं, इनको आप लोग याद रखना, ठीक है। पहला होता है आपका प्राकृतिक सूचक, ठीक है। उसके अलावा प्राकृतिक सूचक के अलावा आपका एक होता है कृत्रिम सूचक, ठीक है। और उसके अलावा एक आपका थर्ड होता है गंधीय सूचक। ये निम्न 3 प्रकार के सूचक होते हैं। इसमें आप लोग के एग्जाम में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो चलो तीनों को एक एक बार हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सूचक, और यहाँ पे रंग गंध में परिवर्तन अम्ल के साथ, और यहाँ रंग या गंध में परिवर्तन क्षारक के साथ। देखो सबसे पहले आपका प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होता है, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जैसे आपका लिटमस हो गया या फिर हल्दी होगी, ये प्रकृति द्वारा प्राप्त है, ठीक। तो देखो लिटमस क्या करता है कि अम्लीय विलयन में मतलब यह लाल रंग में होता है, ठीक है। मीन्स लिटमस को अगर हम लोग अम्लीय विलयन में डालें तो वह लाल रंग में बदल जाता है, और वहीं अगर क्षारक में हम लोग डालें तो वह नीले रंग में बदल जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और वहीं अगर मैं हल्दी की बात करूं तो हल्दी को अगर हम लोग अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएं यानी अम्ल में डाल दें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं होता है। हल्दी चूँकि पीली होती है, सिंपल उसी तरह पीली वह रह जाती है। लेकिन वही हल्दी को हम लोग क्षारक में डाल दें तो वह लाल रंग में बदल जाती है। तो आप लोग याद रखना, इससे रिलेटेड आप लोग के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस प्रकार कि हल्दी का क्षारीय विलयन में कैसा रंग होता है या रंग होता है, और लाल, नीला, हरा ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आप याद रखना कि हल्दी का जो क्षारीय विलयन होगा उसमें रंग जो होता है लाल होता है, और अम्लीय विलयन में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी हल्दी चूँकि पीली होती है तो पीला ही रंग रह जाता है अम्ल के साथ। और लिटमस का अम्ल के साथ लाल में यह बदल जाता है, और क्षारक के साथ यह नीले रंग का हो जाता है। सिंपल, ठीक है। चलो, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये हम लोग का 2 ठे रहा प्राकृतिक सूचक। अब कृत्रिम सूचक जिसको मानव ने खुद बनाया है, तो उसमें आ जाते हैं। इसमें आपका फिनाल्फ्थलीन आ गया और एक मेथिल ऑरेंज आ गई, ये 2 होते हैं। तो फिनाल्फ्थलीन का अम्लीय विलयन में रंग जो होता है वो मतलब एक तरह से यह रंगहीन हो जाता है, ठीक है। और जो क्षारीय विलयन में ये मतलब कैसा हो जाता है, तो यह गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। और अगर मेथिल ऑरेंज की बात करें तो अम्लीय विलयन में यह लाल रंग का हो जाता है, और क्षार के साथ यह पीले रंग का हो जाता है। उसके अलावा हम लोग का आ जाते हैं, हम लोग का 5 है, यानी यहाँ पे 2 ठे हैं। ये क्या है, आपकी गंधीय सूचक है। अब यहाँ गंध के आधार पे हम लोग देखते हैं। तो देखो प्याज का रस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया है। जैसे प्याज का रस अम्लीय विलयन में ये तीक्ष्ण गंध देता है, और क्षारीय विलयन में यह कोई गंध नहीं देता है। और वैनिला, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वैनिला और ये 2 और ये 2 इम्पॉर्टेंट है। तो वैनिला अम्लीय विलयन के साथ मतलब जो जैसा उसका गंध रहता है वैसा ही समान गंध देता है, और क्षारीय विलयन के साथ कोई गंध नहीं देता है। इस बात को आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो ये 6 ठे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आप लोग के एग्जाम में बनेगा। क्लियर है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मेथिल ऑरेंज से बनाता है तो ऐसे बनेगी। मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन में रंग होता है, और लाल, पीला, नीला, हरा ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो मेथिल ऑरेंज का क्षारीय विलयन रंग कैसा होता है, पीला होता है। ये चार्ट भी आप लोग की ये बुक जो है ना एनसीईआरटी वाली, इसमें दिया हुआ है, इसी से मैंने लिया हुआ है। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ये कहाँ है, अच्छा ये माफ़ करना, ये यहाँ पे ये होना चाहिए। ये मेरे पास ये ओल्ड वाली बुक है, तो शायद इसमें नहीं दिया है, न्यू वाली बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। ओके, ये ओल्ड वाली बुक है ना, थोड़ा मेरे पास ये ओल्ड वाली बुक हो, आप जानते हो कि इस बार एनसीईआरटी की बुक भी थोड़ा चेंजेस हुई है, तो इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ है। न्यू एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है ये पूरा का पूरा चार्ट, ठीक है। तो चलो, यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ इस बगल, और इस बगल कुछ चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब, यहाँ से अभी स्टार्ट होती हैं मेन ये चीज़ें। अब तक तो मान लो थोड़ा इंट्रोडक्शन था, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में हमने जाना, लेकिन यहाँ से मेन चीज़ स्टार्ट होती है अभिक्रिया वाली सब चीज़ें। देखो सबसे पहले यहाँ अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया हम लोग जानते हैं। मीन्स
अम्ल और क्षारक धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो देखो, जो धातु होता है उससे जब अम्ल अभिक्रिया करता है तो वह लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक है, आप जानते हो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में पढ़ चुके हो कि तीर के इधर वाली जो चीज़ें होती हैं वो आपका रिएक्टेंट यानी अभिकारक होती हैं, और तीर के जो इधर वाली चीज़ें होती हैं वो आपकी प्रोडक्ट यानी उत्पाद होती हैं, इधर वाली चीज़ें। ठीक है, तो जब धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे 2 ठे लिख दिया है। जैसे आपका जिंक है, जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से अभिक्रिया करता है तो जिंक क्लोराइड का निर्माण करता है और साथ ही हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये टॉपिक आपको याद रखने की ज़रूरत है हमेशा, क्योंकि आपको कोई दे देगा ऐसे, मतलब ये दे देगा यहाँ तक और कहेगा कि इससे क्या होगा, क्या बनेगा। तो यहाँ आपको याद रहेगा कि ये जिंक भाई धातु है, ये H2SO4 यानी ये अम्ल है। तो जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और ओजोन बनाती है, तो लवण यहाँ से जिंक और सल्फेट मिलकर जिंक सल्फेट लवण बना लेंगे और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से विस्थापित हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे, मतलब ये आपका याद रहेगा, तो आसानी से ये अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अम्ल एवं क्षारक धातुओं की अम्ल एवं क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया को देख लिया। अब हम लोग धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया देखते हैं कि कैसे होता है। देखो, जब धातुओं के साथ क्षारक भी अभिक्रिया करता है तो वो भी लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लेकिन यहाँ कुछ लिमिटेड हम लोग के, मतलब यहाँ पे लिमिटेड चीज़ें हैं, ज़्यादा ये यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सभी धातुएं क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, कुछ धातुएं ही क्षारक के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, जैसे आपका जिंक हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ठीक है, इसमें आपको और कई ठे उदाहरण मिल जाएंगे, कई ठे धातुएं मिल जाएंगी, लेकिन इसमें आपको जल्द खोजोगे तो इन दोनों के अलावा नहीं मिलेंगी, क्योंकि इसमें लिमिटेड धातुएं ही अभिक्रिया करती है क्षारक के साथ, कुछ ही धातुएं अभिक्रिया करती है और इसमें सब लगभग सभी कर लेती हैं। ठीक, तो चलो, जैसे जिंक है तो जिंक जब क्षारक सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है। क्यों? क्योंकि NaOH है, तो यहाँ देखो OH आयन है, तो OH आयन है तो ये क्या हो गया, क्षारक हो गया। तो जब जिंक क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे देखो आपका यहाँ Na2ZnO2 यानी इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोडियम जिंकेट पढ़ेंगे। ये क्या है, सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। शायद ये आई थिंक समीकरण संतुलित है, अगर संतुलित ना हो तो आप संतुलित कर लेना। ठीक है, क्योंकि संतुलित करना समीकरण को हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीख लिया है। क्लियर, चलो उसके बाद हम लोग एल्युमिनियम देख लेते हैं। यहाँ एल्युमिनियम जब अभिक्रिया करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, यानी एल्युमिनियम क्या है, एक धातु है, और जब यह क्षारक से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है कि यहाँ पे एक लवण, ये आपका जो है लवण, ये भी यहाँ पे लवण था, और प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। तो लवण में यहाँ क्या बना, जब ये दोनों अभिक्रिया करें तो यहाँ बना AlO2, यानी इसको हम लोग बोलेंगे आपका सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, ये आपका सोडियम जिंकेट था और ये एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट है। ठीक है, और प्लस ये आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। तो आप लोग ये याद रखना सिंपल कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है, और उसी तरह जब धातु क्षारक से भी अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अगला स्टेप, अम्ल की धातु कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ थोड़ा अभिक्रिया के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि इनके साथ अभिक्रिया कैसे होता है। देखो, जब जो अम्ल होता है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। जैसे धातु कार्बोनेट में आपका, जैसे आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया या कैल्शियम कार्बोनेट, कई सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, यह अम्ल HCl आपका अम्ल है। तो जब धातु कार्बोनेट यहाँ अभिक्रिया कर रहा है अम्ल से, तो धातु कार्बोनेट यहाँ अभिक्रिया कर रहा है अम्ल से, तो किस किस चीज़ का निर्माण करेगा, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखो, जब यह इससे अभिक्रिया करेगा तो सबसे पहले तो यहाँ से Na और ये Cl मिलकर NaCl यानी लवण बना लेंगे, और उसके अलावा आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे और आपका जल का निर्माण कर लेंगे। अब इसको आप, अगर ये संतुलित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसको संतुलित करते रहो, सिंपल। उसके अलावा अगर ये NaHCO3 ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जा सकता है। तो यहाँ सोडियम धातु का ये क्या है, कार्बोनेट है, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये। तो जब इससे अभिक्रिया करेगा अम्ल तो क्या होगा
कि लवण का निर्माण करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का और जल का, सिंपल। और ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये दो एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल धातु आपका कार्बोनेट का है और ये धातु बाइकार्बोनेट का है। क्लियर। तो धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट, जिसको आप हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये आप एक तरह से ये फार्मूला हो गया, आप लोग याद रखना, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। अगला हम लोग देखते हैं। अब देखो आप यहाँ कहोगे कि ठीक है धातु कार्बोनेट हो गया, धातु बाइकार्बोनेट हो गया, ये अम्ल से अभिक्रिया किए, जब क्षारक से अभिक्रिया करेंगे तो अब क्या होगा। मतलब यहाँ जैसे HCl था, अगर यहाँ HCl ना हो, NaOH हो, यानी NaOH आपका क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तब क्या होगा, तब अभिक्रिया ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मतलब अभिक्रिया ही नहीं होगा, आप देख लो ये कुछ बनेगा ही नहीं। तो जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारक से मतलब अभिक्रिया करते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो वही यहाँ पे नोट बनाकर लिखा गया है कि क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, सिंपल। ठीक है, ये केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, चलो ये सारा का सारा चीज़ आपके बुक में अवेलेबल है। आप पढ़ोगे अच्छे से बुक की एक एक लाइन तो भी आपको ये सारा चीज़ आपके बुक में ही लिखा हुआ है। अगला देखते हैं, अम्ल एवं क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया। अब तक तो हमने देखा कि अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी किसी धातु से, या अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी किसी क्षारक से, या अम्ल की अभिक्रिया हो रही थी धातु कार्बोनेट से या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ओके, या किसी धातु की अभिक्रिया हो रही थी क्षारक से। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से ही अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो देखो अम्ल एवं क्षारक के बीच परस्पर अभिक्रिया होता है तो क्या होता है। तो देखो अम्ल और क्षारक परस्पर यानी एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे आपका HCl क्या है, HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जब यह लवण यानी NaOH से अभिक्रिया करेगा, ठीक, सॉरी माफ़ करना, लवण ये थोड़े क्षारक है क्योंकि हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ पे उपस्थित है। तो जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे लवण और जल बनेगा। तो जैसे यहाँ पे HCl से आपका Cl और यहाँ NaOH से आपका Na और Cl मिलकर NaCl ये सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण कर लिए और साथ में यहाँ पे आपका जल बन गया। अब ये संतुलित है ना, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन, सोडियम 1, ठीक है, ये संतुलित भी है। अगर मैं कहीं लिखा हूँ संतुलित ना हो तो उसको आप संतुलित कर लेना, क्योंकि एग्जाम में समीकरण को संतुलित कर कर ही छोड़ा जाता है और संतुलित करना हमने फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से सीख चुका है। अगर अभी तक आपको संतुलित करना नहीं आता है तो आप फर्स्ट चैप्टर पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा और साथ ही जो उदाहरण के क्वेश्चन उदाहरण के मैं कह रहा हूँ अभ्यास के प्रश्न थे उनको देख लेना, क्योंकि अभ्यास के प्रश्न में संतुलित करने को काफ़ी समीकरणों को था तो उनके माध्यम से हमने बहुत सारा प्रैक्टिस भी कर लिया था। वहीं देखो यहाँ पे अगर H2SO4 आगे हम लोग देखते हैं यानी सल्फ्यूरिकल अम्ल यहाँ पे अभिक्रिया करेगा KOH यानी ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और OH यहाँ पे है तो ये क्षारक है, यानी अम्ल और क्षारक यहाँ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। तो लवण में क्या बनेगा, ये पोटेशियम और प्लस आपका SO4 लेकर पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। ये लवण है क्योंकि ना इसमें H+ आयन उपस्थित है और न OH आयन उपस्थित है, तो ये आपका क्या हुआ, लवण हो गया और उसके अलावा जल बनेगा। तो ये आपका 2 उदाहरण हो गया अम्ल और क्षारक के बीच की परस्पर अभिक्रिया का। ठीक है, चलो आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का अम्ल एवं धात्विक ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया। ठीक है, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया कैसे होती है उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो जब कोई अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड यानी किसी धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो भी लवण और जल का निर्माण होता है, सेम इसी तरह। क्लियर है, यहाँ पे देखो अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर रहे थे तो लवण और जल बन रहा था। यहाँ पे भी अम्ल उसी तरह है और क्षारक की जगह मान लो कोई धातु ऑक्साइड आ गया तो यहाँ पे सिंपल लवण और जल बन रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो ये क्षारक था इसका जगह धातु ऑक्साइड ले लिया। तो हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो एक तरह से क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि यहाँ अम्ल और क्षारक अभिक्रिया कर रहे तो लवण और जल बन रहा था और यहाँ अम्ल और क्षारक की जगह धातु ऑक्साइड आ गया तो भी यहाँ लवण और जल बन रहा है। तो इसका मतलब कि ये धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं और इस चीज़ को याद रखना। जी हाँ मेरे दोस्त, ये जैसे धातु ऑक्साइड जितने भी होते हैं वो क्षारक के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड जो है इसको हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी इसको कहा जाता है। क्लियर, क्योंकि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
देखो जैसे यहाँ पे अम्ल और धातु ऑक्साइड में मान लो जैसे कापर का ऑक्साइड तो CuO कापर ऑक्साइड हो गया। जब यह अभिक्रिया करेगा तो कापर क्लोराइड CuCl2 और जल का निर्माण करेगा। तो यहाँ देख रहे हो यह अभिक्रिया सेम ऐसे अम्ल और क्षारक की तरह हो रही है। यहाँ पे क्षारक मतलब यहाँ पे क्षारक था, लेकिन क्षारक की जगह यहाँ धातु ऑक्साइड है। यानी जो धातु ऑक्साइड जो है वो किस तरह व्यवहार कर रही है, क्षारक की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए धातु ऑक्साइड क्षारक के अंतर्गत ही आती है। इसको हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्लियर। उसके अलावा एक और यहाँ पर उदाहरण दिया हूँ, जैसे HCl जब जिंक ऑक्साइड यानी जिंक के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रही है तो ये जिंक क्लोराइड और जल का निर्माण करेगी। तो आप ये याद रखना कि जब अम्ल के साथ कोई धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनता है। चूँकि यहाँ सेम ये बनता है कब, जब अम्ल और क्षारक भी अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है। इसका मतलब जो ये धातु ऑक्साइड होती हैं, ठीक है, ये सारी एक क्षारीय प्रकृति की होती हैं क्योंकि ये क्षार की तरह व्यवहार करती हैं। बस इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ओके, इधर हम लोग आ जाते हैं इस बगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो क्षारक एवं अधात्विक ऑक्साइड के बीच अभिक्रिया हम लोग देख लेते हैं कि जब क्षारक और अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है। जैसे क्षारक, कोई भी क्षारक NaOH जैसे हो गया, NaOH आपका, या यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया है, या कोई भी क्षारक अधातु ऑक्साइड, अधातु जैसे कार्बन हो गया और इसका ऑक्साइड यहाँ पे O यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये मतलब अधातु ऑक्साइड एक हो गया। तो जब क्षारक किसी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सेम वही चीज़ें लवण और जल बनाते हैं। यानी यहाँ जब आपका कोई अम्ल देखो अम्ल और क्षारक जब अभिक्रिया कर रहे थे तो क्या बना रहे थे, लवण और जल। तो यहाँ देखो अम्ल के जगह पे आपका मतलब क्षारक तो यहाँ पे है, क्षारक तो अवेलेबल है, और अम्ल के जगह पे यहाँ अधातु ऑक्साइड आ गया तो भी यहाँ पे आपका लवण और जल का निर्माण हो रहा है। यानी जो अधातु ऑक्साइड है वो किस तरह व्यवहार कर रहा है, एक अम्लीय प्रकृति का व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अधात्विक ऑक्साइड जो होता है इसको अम्लीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो देखो जैसे क्षारक हो गया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या अधातु ऑक्साइड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कर रहा है इसके साथ, तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और जल का निर्माण कर रहा है। और साथ ही यहाँ पे जैसे एक और मैंने उदाहरण दिया है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रही है। सल्फर अधातु होती है, इसका ऑक्साइड यहाँ पे हो गया तो ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। इसके साथ जब अभिक्रिया कर रही है तो कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम सल्फेट क्या है, लवण है, और ये आपका जल का निर्माण कर रही है। यानी यहाँ पे क्षारक तो अवेलेबल है लेकिन अम्ल के जगह रिप्लेस हो गया अधातु ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड हो गया, तो भी ये लवण और जल का निर्माण कर रहा है। यानी ये एक तरह से किसका ये काम कर दे रहा है, ये अम्ल का काम कर दे रहा है, क्योंकि जब मतलब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, और क्षारक यहाँ अवेलेबल है, अम्ल के जगह पे मान लो ये अधात्विक ऑक्साइड कोई भी यहाँ ले रहे हैं तो लवण और जल का निर्माण हो रहा है। यानी जो अधात्विक ऑक्साइड है वो एक तरह से आपका अम्ल का मतलब अम्ल की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अम्लीय ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट कर मैंने लिख दिया है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारीय तथा अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं या अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है, धात्विक जो ऑक्साइड होता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह अम्ल की तरह व्यवहार करता है किसी क्षारक के साथ, और यह धात्विक ऑक्साइड होता है किसी अम्ल के साथ किस तरह का, क्षार की तरह व्यवहार करता है, इसलिए इसको क्षारीय ऑक्साइड भी कहा जाता है। तो ये रहा हम लोग का पहला लेक्चर। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, लगभग 30 से 35 मिनट का ये लेक्चर हुआ होगा, और अगली वीडियो भी आपकी 30 से 35 मिनट की होगी। यानी 1 घंटे के अंदर आप लोग का, 1 से मान लो 1.5 घंटे के अंदर पूरा आपका कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर का। और फिर आगे हम लोग इस चैप्टर के जो भी अब अभ्यास के प्रश्न होंगे, अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और फिर हम लोग अगले चैप्टर धातु अधातु नहीं, इसका अब हम लोग जो फिजिक्स वाला टॉपिक है हो सकता है उस पर चलेंगे, या फिर बायोलॉजी वाले टॉपिक पे चलेंगे, देखते हैं। लेकिन अभी तो हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर लें। तो ये रहा आज का क्लास। आशा करता हूँ आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हाँ, ये थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी, हो सकता है तो ये सारा का सारा जो नोट्स आपको जो ये पूरा का पूरा है, ये जो हमारी एप्लीकेशन है मैं आपको बता देता हूँ। UPMSP स्टडी कर हमारी एप्लीकेशन है, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, या इसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है, आप
वहाँ लिंक पे क्लिक कर चले जाना, गूगल प्ले स्टोर पे आप चले जाओगे या गूगल प्ले स्टोर पे जाकर सीधे UPMSP स्टडी सर्च करोगे तो हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी, इसे डाउनलोड कर ठीक है। और वहाँ पे ये सारा का सारा आप नोट्स जो अभी मैंने ये दिखाया सब वहाँ पे मैं डाल दूँगा, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर देना। मैं चलो इसी प्रकार की मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।